नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज में, आपके साथ विशाखा चौधरी। और बहुत खास स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ की बात में, जिसमें हम हर रोज आप तक जानकारी हेल्थ से जुड़े हुए तमाम मुद्दों तक पहुंचाते हैं। और आज भी बात नए जो मेडिकल साइंस के नए जो तमाम तकनीकी जो तमाम चीज़ें आई हैं उन पर भी बात करेंगे। बात हम अब कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद, स्किन से संबंधित सभी बीमारियों के बाद अब हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि आजकल बालों की जो समस्याएं हैं वो भी देखी जा रही है। और इन समस्याओं के निदान के तौर पर लोग बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपना रहे हैं। उनमें से एक बड़ा जो अपनाई जाने वाली तकनीक आप कह सकते हैं, एक बड़ा जो समस्या का समाधान के तौर पर आजकल बालों की इस्तेमाल होती है, वो हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल करवाना, हम ये भी कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस की जिस तरह से तरक्की हुई है उसमें बहुत आसान भी हो गया है। और दिन प्रतिदिन जो है वो लोगों में लोकप्रियता इस चीज़ को लेकर बढ़ रही है, क्योंकि अच्छा दिखने की जो कहीं ना कहीं ख्वाहिश है वो व्यक्ति को इन तमाम चीज़ों के प्रति जो आकर्षित है, आकर्षण जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। आज इसी पूरी तकनीक पर हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस पिछले दिनों निकलकर सामने आए हैं जो कि इस समस्या को, जो कहीं ना कहीं इसके परिणाम जो है वो काफ़ी घातक भी सिद्ध हुए हैं। आज हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर जो पूरी चर्चा है वो रहेगी, किस तरह से ये कितने फीसदी सही है कराना, किन स्थितियों में सही है, किस तरह से सेफ रहता है, पूरा प्रोसेस हेयर ट्रांसप्लांट का आप तक समझाएंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आप तक जो सही जानकारी है वो पहुंचाएंगे। और सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरी तकनीक है क्या, लोग यदि आकर्षित हो रहे हैं इस समस्या के प्रति समाधान के तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट के, तो आखिरकार क्यों हो रहे हैं और क्या कुछ चीज़ें जो है वो रहती हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। और देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर जो जानकारी है वो डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से देते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है इस पूरे ट्रीटमेंट को लेकर, बालों के प्रति जो बालों की अलग अलग समस्याएं हैं उनके निदान के तौर पर इस पूरे प्रोसेस को देखा जा रहा है। अलग अलग तरीके से जो आजकल प्रोसेस है, क्लिनिक है, वो भी निकलकर सामने आते हैं। एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित कर रही है अपनी तरफ इस पूरे प्रोसेस के प्रति। और इस पूरे प्रोसेस की यदि हम बात करें तो चाहे वो इसके नुकसान है, किस तरह से किन दायरों के अंदर रहकर हेयर ट्रांसप्लांट कराना आपके लिए सुरक्षित है। दूसरे में रखें। की जब हम बात करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस से संबंधित जो जानकारी है वो आप तक आज पहुंचाएंगे। और डॉक्टर्स जो हैं वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो कि जानकारी आप तक देंगे। और सबसे पहले देखिए, आप तक हम डॉक्टर्स जो हमारे साथ हैं जो कि सही जानकारी आप तक देंगे। डॉक्टर टी.ए. राणा हमारे साथ है, त्वचा रोग विशेषज्ञ के तौर पर जो हमें जानकारी देंगे। और डॉक्टर एस.बी. सिंह भी है, डॉक्टर अनमोल बगारिया भी हैं जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और अलका जी भी हमारे साथ हैं जो कि काउंसलर के तौर पर हमें जानकारी देंगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले अगर मैं एस.बी. सिंह के पास आऊँ, डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, और बात हम आज सर हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज के समय में, पिछले कुछ सालों के अंदर कहिए, कुछ टाइम के अंदर कहिए, लोगों के अंदर जो है वो इस चीज़ के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षण भी देखा गया है। और इस पूरे प्रोसेस को लेकर जो जानकारी है वो लोगों को कुछ फीसदी, हम ये भी कह सकते हैं, सही भी होती है, कुछ फीसदी गलत भी होती है। यदि हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, कि स्किन डॉक्टर के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरह से जो जानकारी है वो इस पूरे ट्रीटमेंट की जो व्यक्ति करा रहा है उसको होनी चाहिए। डॉक्टर एस.बी. सिंह, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? डॉक्टर अनमोल, यही जो सवाल है डॉक्टर अनमोल, वो आपसे मेरा रहेगा कि किस तरह से एक स्किन डॉक्टर के तौर पर, आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर, क्या चीज़ें जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर व्यक्ति को पता होनी चाहिए यदि वो किसी इस ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है। पेशेंट आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी हिस्ट्री बताइए। हिस्ट्री का ये मतलब होता है कि उन्होंने इससे पहले क्या ट्रीटमेंट्स करवाए हैं या उन्हें किस
प्रकार की ड्रग से एलर्जी है, क्या एलर्जिक रिएक्शंस है, या क्या क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे किसी को कोई और गंभीर बीमारियां हो, तो हम पहले वो जानना चाहते हैं कि वो कोई मेडिसिन पे नहीं है या कुछ इस तक ये टाइप की हिस्ट्री होती है। उस पेशेंट की हिस्ट्री और एज के अकॉर्डिंगली फिर उनके लिए एक प्रोसीजर डिजाइन किया जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के भी काफी टाइप्स होते हैं, 2 आइडियल टाइप्स होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स लोगों को जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है सब ट्राई टेस्ट करते हैं, न्यू तरीके बनाते हैं। बट जो आइडियल होता है पेशेंट को, फिर हम उसकी गाइडेंस देंगे जो उस कैटेगरी को सूटेबल पेशेंट होता है, मतलब जो जिन पे हम वो प्रोसीजर कंडक्ट कर सकते हैं, जो जिनको ये प्रोसीजर करवाने के बाद कोई रिएक्शन या कोई जो उनकी करंट बीमारियां चल रही है या कोई भी करंट वो मेडिकेशन चल रही है उससे ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, क्योंकि काफी लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, काफी लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर में खून से भी लेना देना है। तो जैसे किसी को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, तो अगर खून से संबंधित भी बीमारियां होती है तो हम ये प्रोसीजर अवॉइड करते हैं उसमें करना। तो पहले जब हिस्ट्री जान लेते हैं तो हम फिर पेशेंट को बताएंगे कि ये 2 ट्रीटमेंट है, इसमें से इस ट्रीटमेंट का ये फायदा है, इस ट्रीटमेंट से ये नुकसान है। तो उसके बाद जो पेशेंट को एक सूटेबल ट्रीटमेंट होता है, वो एक पेशेंट हमारे सजेशन के बाद एक पेशेंट का अप्रूवल भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अलका, मैं आपके पास भी आती हूँ कि देखिए जब हम इस पूरे ट्रीटमेंट की बात करते हैं 2 तरीके से खास तौर पर जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो होता है, एक FUT और एक FUE। इन दोनों अगर हम प्रोसेस की बात करें तो क्या डिफरेंस रहता है, कौन सा प्रोसेस कराना अधिक सेफ है, किस तरह से आप एक काउंसलर के तौर पर जानकारी उस व्यक्ति को देती हैं दोनों ही प्रोसेस को लेकर कि इस प्रोसेस के अंदर ये जो तमाम चीज़ें हैं वो रहती हैं, ये यहाँ पर नुकसान हो सकते हैं, ये बेनिफिट हो सकते हैं, दोनों आप प्रोसेस को बताइएगा। FUT और FUE ये दोनों प्रोसेस हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा FUE को ही हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी स्कार नहीं आता है और पेन भी नहीं होता है। बहुत कुछ ही दिनों में पूरे स्कार हील हो जाने से कुछ भी पता भी नहीं चलता कि हमने कैसे एक्सट्रैक्शन किया। और FUT ज्यादा जरूरी होता है अगर डोनर एरिया बहुत ही लिमिटेड है तो फिर FUT करना होता है। उसमें स्ट्रिप कट करके वहां पे स्टिचेस आते हैं, जो स्टिचेस का मार्क एक हल्का सा बाद में रह जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम केसेस में FUE ही हम लोग कंसिडर करते हैं, कि जिस वजह से कोई भी साइड इफेक्ट्स या कोई भी आगे इन्फेक्शंस वगैरह भी नहीं होते हैं, इट्स पेनफुल भी नहीं होता है। जी, अगर हम बात करें मैम कितने फीसदी अगर हम कहें कि जो सक्सेस रेट है वो हेयर ट्रांसप्लांट का हो सकता है, जब आप किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को आप कहिए जिसको प्रॉब्लम है इस तरीके की, वो चाहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराकर वो अपना समाधान कराए, क्या आप एक डॉक्टर के तौर पर या फिर कहिए काउंसलर के तौर पर कहिए कि आप उसको अश्योरिटी देती है कि हाँ अगर ये चीजें हैं तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी? हाँ, पहले पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है कि ये हम लोग को कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। FUT खास करके अगर डायबिटीज वगैरह है जिनके स्कार जल्दी हील नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में FUT तो करना ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी का पहले ध्यान रखते हैं, ट्रांसप्लांट करने से ज्यादा बाकी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी कैसे आएगी, क्योंकि जो कर रहे हैं लुक्स के लिए कर रहे हैं, तो लुक्स अच्छा आने के लिए क्या सुटेबल है वो डिसीजन लेना। ठीक है मैम। डॉक्टर SB सिंह के पास मैं आती हूँ कि देखिए जब हम एक स्किन की बात करते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है वो आपकी स्किन पर रहता है, और हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि कहीं ना कहीं उसमें हमारे सर का, हमारे हेड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहता है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया शरीर का सबसे ज़्यादा माइंड या फिर आप कहिए कि जो सर है वो कहा जाता है। और सर कई तरीके के ऐसे केसेस हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर जहाँ पर इन्फेक्शंस एक बड़े लेवल पर सामने आया है, और या फिर आप ये कहिए कि लोगों के अंदर सही जानकारी नहीं होती कि वो आसपास जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उनके प्रति आकर्षित होकर पहुंचते हैं और इस तरीके के जो प्रोसेस उनको कराते हैं, और बाद में कई सारी जो दिक्कतें हैं वो उनको झेलनी पड़ती हैं। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जी, पहले मैं बताना चाहूंगा, जो आप जानना चाहती हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे डॉक्टर अनमोल बगारिया जी ने बताया, काउंसलर जो हैं अलका जी, इन्होंने भी बताया, बड़ी अच्छी बात कही। हेयर ट्रांसप्लांट कई डिफरेंट इसके प्रोसीड्योर हैं जी। आजकल FUT बहुत कॉमन है, बराबर नई नई चेंजेज आते रहती है और बराबर नई नई चेंजेज के थ्रू किया जाता है। सबसे पहले जो पेशेंट आता है उसमें डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट पे किस तरह के प्रोसीड्योर सूट करेंगे। जैसे बहुत सारे आप देखिएगा कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है उसमें बाल काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है,
उस केस में कोई भी प्रोसीड्योर नहीं काम करता है। लेकिन एक प्रोसीड्योर काम करता है, उसका नाम है चोई निडल प्रोसीड्योर। चोई निडल एक कोरियन निडल जिसमें पूरा का पूरा बाल, आपके सर में जो पूरा बाल का ग्रोथ है, फुल बाल का ग्रोथ, वैसे ही हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस निडल के थ्रू उसे पुश कर देते हैं स्कैल्प के स्किन में। तो ये प्रोसीड्योर ये हुआ चोई निडल। दूसरा प्रोसीड्योर जो सबसे कॉमनेस्ट प्रोसीड्योर आजकल चला हुआ है वो है FUT, जो मैडम ने भी इसके बारे में आपको बताया। इसके लिए पहले पेशेंट को चूज करते हैं कि इसमें कितने ट्रांसप्लांट हमें करने होंगे, कितने फॉलिकल लगेगा। उसके लिए उसका मेजरमेंट लेते हैं, कई डिफरेंट डायरेक्शन से मेजरमेंट लेते हैं और उसके बाद उसका एक शेप बनाते हैं। उस पर एक डिजाइन फॉर्म किया जाता है कि आपके बाल लगाने के बाद किस तरह से सूट करेगा कि नहीं करेगा। बहुत बार कुछ हमारे नए जो लोग अनट्रेन्ड होते हैं, पूरी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है, जब वो लोग कर देते हैं तो बाल जब डालने में उसका डायरेक्शन गलत कर देते हैं, जिसके चलते कि पूरा का पूरा हेयर ट्रांसप्लांट खराब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है चूज करना। दूसरा उसका सारा ये डिजाइन बनाना। डिजाइन बनाने के बाद कितना 3000 फॉलिकल लगेगा, 4000 फॉलिकल लगेगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसीड्योर है हेयर ट्रांसप्लांट को। एक बात ये जान लें आप कि ये साधारण प्रोसीड्योर में नहीं आता है। ये सुबह अगर शुरू करता है करने के लिए तो शाम हो जाती है ऑपरेशन थिएटर में। उसमें सिर्फ एक केस प्रॉपर ढंग का अगर होगा तो सिर्फ एक केस कर सकता है। 3000 to 4000 में को लगाने में, फॉलिकल को लगाने में कम से कम भी 6 घंटे से 7 घंटा अगर कंटिन्यूअस वर्क करता है, बीच में इंटरवल नहीं लेता है तो। इसको लगाने में एक बात का ध्यान रखना है, डायरेक्शन किस डिग्री में लगाएं। जनरली इसको फ्रंट डायरेक्शन में लगाया जाता है। शुरुआत किया जाता है 10 से लेकर 15 डिग्री पर, धीरे धीरे ये 20 से 45 डिग्री पर चला जाता है। देखिए इसका शेप सही आता है। आप जब इसको कॉम्बिंग करेंगे तो ये सही ढंग से कॉम्बिंग भी होगा और सही ढंग से इसका ग्रोथ भी आएगा। जी ठीक है डॉक्टर अनमोल, बड़ी बात एक मिनट और दीजिए। एक बात इसमें और भी जानना चाहिए कि हर लोग जो सोचते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे और हमारा पूरा ग्रोथ आ जाएगा, डॉक्टर ने मैजिक का रूल घुमाया और उसको एकदम जिस तरह का वो चाहता है उसी तरह का बाल आ जाए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये काउंसलर भी जो होते हैं वो कभी भी ये काउंसलिंग ना करें कि आपको जितना बाल हम लगा रहे हो पूरा का पूरा बाल ग्रो कर जाएगा। असंभव है। उसमें से 60% बाल ही ग्रो करते हैं, 40% बालों का लॉस होता है, क्योंकि फॉलिकल के जो रूट होते हैं लगाने के वक्त उनका ब्रेक भी करता है। तो जो ब्रेक कर गया उसके बल्ब, फॉलिकल के नीचे एक बल्ब होता है, वही बल्ब में रूट होता है, तो वो बल्ब अगर ब्रेक कर जाएगा तो उसका ग्रोथ सही नहीं होगा। उसको फिर सही ग्रोथ कराने के लिए पेशेंट को ये बताना जरूरी है कि आप कम से कम महीने में 1 महीना के इंटरवल में 3 टाइम्स PRP जरूर करें, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिससे कि उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया आता है। 3 महीना के बाद उसका ग्रोथ शुरू होता है, 6 महीने में वो पूरा ग्रोथ ले लेता है। लेकिन इस बीच में PRP करना जरूरी है, इसलिए कि प्लेटलेट से उसका रीग्रोथ होता है। प्लेटलेट का वर्क ही है, कहीं से भी अर्थराइटिस के केस में भी अगर घुटने में भी आप डाल दें प्लेटलेट को सही ढंग से, तो आपको अर्थराइटिस में काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा और काफी रिकवरी मिलेगा। ठीक है सर, ओके डॉक्टर अनमोल, ठीक है सर, आपसे जानकारी अगले स्तर पर भी मैं लूंगी। फिलहाल डॉक्टर अनमोल के पास चलती हूँ कि डॉक्टर अनमोल देखिए, अगर हम बात पूरे प्रोसेस की करें, अभी सर ने समझा कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए, किस तरह से प्रोसेस कितने % जो है वो सही हो सकता है, कहाँ पर जाकर जो सक्सेस रेट है वो कम हो सकता है। अगर बात नुकसान की भी करें हम, क्योंकि पिछले सारे ऐसे केसेस मैं कहीं ना कहीं इंगित नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं बड़े लॉसेस जो हैं वो पेशेंट्स को उठाने पड़े हैं। वो चाहे आप कहिए अलग अलग तरीके का अल्सर व्यक्ति को हुआ, वो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हम ये भी कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस के तौर पर भी सामने आती हैं जो लोग इस तरीके के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस, जैसे हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जी। और इसमें अभी जो रिसेंटली हम जो अभी ट्रेंड देख रहे हैं, हर कोई चाहे उनका सेटअप छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई आजकल हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस करने लग गया है जी। तो इससे उन्हें तो फायदा हो जाता है, बट पेशेंट को नुकसान होता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमें एक सबसे पहली जरूरत होती है, हमें एक स्टेराइल सेटअप चाहिए होता है।
मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए होता है, ओटी सेटअप चाहिए होता है बेसिकली, जहाँ कंटेमिनेशन ना के बराबर होता है और जहाँ एक स्टेराइल एनवायरनमेंट हमेशा मेंटेन किया जाता है। इसीलिए उसकी जरूरत है स्टेराइल की, क्योंकि हम यहाँ एक ग्राफ्ट के दौर पे यूज कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक ग्राफ्ट का दूसरे मतलब एक पैच ले रहे हैं हम दूसरे सेक्शन में ट्रांसप्लांट करेंगे, ब्लड सर्जरी है, और जैसा कि सर ने कहा कि हाँ इसको काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इतने टाइम के लिए हम पेशेंट को एक्सपोज रखते हैं। तो जहां अगर हम ऐसे सेटअप में कर लेते हैं, जैसे डे टू डे लोगों का चेयर सेटअप होता है जहां रोज पेशेंट विजिट करते हैं, और वो सेटअप को हम स्टेराइल सेटअप नहीं मानते हैं, तो जहां ओटी सेटअप नहीं होता है वहां ये केसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो पेशेंट को नुकसानदायक चीज होगी कोई एलर्जिक रिएक्शन, जिसमें उसके जो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट हो जाता है वो और भी कम हो जाते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं उसमें कोई किसी भी प्रकार की स्कैल्प पे एलर्जी हो सकती है, चाहे वो कोई पिगमेंट कोई स्किन लीजन आ सकते हैं, कोई भी डर्मेटाइटिस आ सकते हैं, कोई भी टाइप की जो भी ये श्रेणी में जो भी चीजें आती हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी ये सारी चीजें हो सकती है। सेकेंड ये है कि अगर जो हम डोनर एरिया जिसे हम कहते हैं कि एक साइड से हम लेके एक होते एक्सेप्टर एरिया, तो जो डोनर एरिया है अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी टाइप की अगर कोई स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है तो एक तरीका होता है ग्राफ्ट का लेके दूसरी जगह प्लेस करना, क्योंकि डोनर एरिया को भी हील होके वो नॉर्मल एरिया लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक एरिया से ले रहे हैं दूसरे एरिया में प्लेस कर रहे हैं तो दोनों ही एरियाज को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस पेशेंट्स को देखने मिलता है। अगर कोई भी अनट्रेन्ड डॉक्टर होता है या कोई भी एक छोटे से सेटअप में लोग आजकल ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ उनके पास प्रॉपर फीसिबिलिटी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो जो डोनर एरिया और एक्सेप्ट जो दोनों एरियाज होते हैं वो दोनों एरियाज को डिस्टर्ब कर देते हैं। थर्ड चीज, जैसे कि अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेते हैं और उसको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, तो वहीं आप ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप कोई भी एलर्जिक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देख सकते हैं, और उससे पेशेंट को मतलब जान का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जैसे पेशेंट को डायबिटीज हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो और उनके मेडिसिन चल रहे हैं, तो आपको उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें ये प्रोसीजर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। और जैसा चौथी चीज ये है कि आपने जिस एक्सेप्टर एरिया पे जो डोनर ग्राफ्ट लगाया है, जैसा सर ने कहा कि उसका डायरेक्शन अगर गलत हो जाता है तो फॉलिकल्स इंटरप्ट करते हैं, और अगर फॉलिकल्स इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि आज पेशेंट ने करवा दिया फिर से कुछ दिन में वापस रिपीट कर सकता है, तो इससे पेशेंट को ये नुकसान हो सकता है। ठीक है सर, ओके मैम। मैं अलका जी के पास आती हूँ कि देखिए आप एक काउंसलर है, तो जब आपके पास पहुँचते होंगे जो व्यक्ति जिनको इस तरीके के प्रोसेस करवाना होता है, क्या क्या चीज़ें आप उनको बताती हैं, चाहे वो हम एक प्रिकॉशन के तौर पर बात करें या अलर्टनेस के तौर पर बात करें, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी आप ही बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए, और यदि वो चीज़ें आपके पास हैं तो ही आप उस चीज़ को प्रिस्क्राइब करेंगी, या उसके बाद अगर आप ऐसी कंडीशन में एक हेल्थ सेक्टर से आप कहिए, हेल्थ प्रोसेस से कहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसेस को आप जिन लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगी वो भी बताइएगा। पहले तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है और हिस्ट्री भी पता करनी है उनका हेल्थ कंडीशन का। जब सब तरह से सुटेबल है कि उनको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, मेजर आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तभी हम सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बोल रहा है बुक करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमको देखना है कि कैंडिडेट सही जरूरी है उनको या नहीं। ज्यादा से ज्यादा नेचुरली अगर रीग्रोथ हो सकता है तो हम डायरेक्टली सर्जरी सजेस्ट भी नहीं करते। अगर पीआरपी से ही काम हो जाए, रीग्रोथ होने के चांसेस हैं, तो क्लाइंट बोले तो भी हमको उनको पहले समझाना होता है कि आपका रीग्रोथ पॉसिबल है तो बेटर डोंट गो फॉर ट्रांसप्लांट डायरेक्टली। हम लोग पहले नेचुरली ही ट्राई कर लेंगे। अगर ज्यादा ही क्लाइंट का इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमको करना है, फिर भी हम उनको काउंसलिंग में यही समझाते हैं कि आगे जाके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाना भी उतना ही जरूरी है। अभी जो सर में बाल है वो चले गए तो ट्रांसप्लांटेड हेयर बचेंगे, और एग्जिस्टिंग हेयर चले जाएंगे तो भी आपको कोई फायदा। तो हेल्थ को भी बाकी सारी चीजें ध्यान में रखनी है, और आगे जाके सिर्फ ट्रांसप्लांट से फायदा नहीं है, एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए भी कोशिश करनी। ये सारी चीजें ओवरऑल समझाने के बाद उनके कंसेंट से ही हमने आगे प्रोसेस कंडक्ट करना होता है। और अगर हमने सही तरीके से किया तो दिस इज वेरी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट आज तक हमने नहीं देखा। कि अगर हम सारी चीजें पहले ही सारी
तैयारी ढंग से कर ले कि क्लाइंट को सारा हिस्ट्री पूछ ले और प्रोसेस से डिसाइड कर ले, और हाइजीन का ध्यान तो रखना ही, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, एफयूटी और एफयूई में से मैम आप किस प्रोसेस को ज्यादा अच्छा मानती हैं और किसमें सक्सेस रेट आप कह सकती हैं कि ज्यादा अच्छा है? हम तो एफयूई ही को ही ज्यादा ये करते हैं कि उसमें कोई भी स्कार नहीं रहता पहली बात, और पेनफुल नहीं है, और वो बहुत ज्यादा डीप कटिंग भी नहीं है। एफयूई में चौथे दिन से पता भी नहीं चलता है, सारे स्कार हील हो जाते हैं। एफयूटी ज्यादा जरूरी होता है, सिर्फ डोनर अगर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है तो ही, डोनर एरिया कम है, ऐसा मतलब 1% ही समझिए, 100 में एक ही केस ऐसा होता है कि हमको एफयूटी करना पड़ेगा। अदरवाइज एफयूई बहुत ज्यादा सेफ है, कोई भी इन्फेक्शन का डर नहीं है, कोई ज्यादा पोस्ट केयर भी नहीं है उसमें। ठीक है मैम, ओके। डॉक्टर एसबी सिंह आपके पास पहुंचती हूँ कि देखिए बात हम हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें एक व्यक्ति को देखनी चाहिए जब वो किसी क्लिनिक के अंदर, आप कहिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के आप पास कहिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के आप पास कहिए, वो पहुंचता है, तो क्या क्या चीजें एक व्यक्ति को कंसीडर करनी चाहिए कि वहां पर यदि वो इस तरह का प्रोसेस करवा रहा है तो ये चीजें डॉक्टर के पास भी होनी चाहिए या क्लिनिक में अवेलेबल होनी चाहिए, या जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या नेसेसरी है? सबसे पहले कोई भी पेशेंट अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो, जब काउंसलर के पास या क्लिनिक में विजिट करता है जी, तो वहां पर विजिट करने से पहले सबसे पहले उसकी मीटिंग होती है काउंसलर से। काउंसलर से मीटिंग के बाद उसके बाद मिलना चाहिए डॉक्टर से। कौन करेंगे ये प्रोसीड्योर, कौन परफॉर्म करेंगे, वेदर वो ट्रेन डॉक्टर हैं, वेदर प्रॉपर डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं कि नहीं, उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, कितने केसेज आप किए हैं अभी तक, आप कितने पुराने हैं, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पेशेंट बराबर पूछता है कि डॉक्टर साहब आप जब कीजिएगा तो हमारा कितना % ग्रोथ होगा, आप उसको करेक्ट बताइए। उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। 40% का लॉसेज निश्चित होगा, 60% से ज्यादा ग्रोथ नहीं आता है। अभी तक आज तक की दुनिया का समूची जगह का रिकॉर्ड है, बेस्ट से बेस्ट सर्जन हम लोग तो 1000 या कम से कम भी 5000 6000 केसेज कर चुके हैं। कई केसेज बिगड़े हुए भी केस किए और उसमें परेशानियां भी सुनने को मिली। कुछ केसेज में हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, 2 और 3%, जिसमें जरा सा गलती हो गई तो पॉलिकल डालने में, तो उसमें ये परेशानियां आती हैं। तीसरा चीज सबसे कि वहां पर आप जो कराने जा रहे हैं, बड़ा बढ़िया अलका जी ने कहा, अनमोल जी ने कहा कि आपके पास प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर है कि नहीं। ये आउटर प्रोसीड्योर नहीं है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीड्योर है, इस पे कई मेडिसिन के इस्तेमाल होते हैं। जो लोकल एनेस्थीसिया है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे अभी अलका जी ने कहा, मैं उनको बता दूं, उनको नहीं मालूम है ये बात तो जान ले अपना और गिरवान में बांध भी लें, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और इसमें डेथ भी हुआ है। कई लोगों से कई सेंटर पर डेथ भी रिपोर्ट हुआ, कई सेंटर पर, बम्बई के सेंटर पर हुआ है, दिल्ली के सेंटर पर हुआ है। इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन डेवलप किया और उसके बाद सेप्सिस से उसका डेथ हो गया। अक्सर केसेस में ये भी देखा गया कि सर लोकल एनेस्थीसिया कहिए या जनरल एनेस्थीसिया कहिए, इन दोनों में डिफरेंस भी कहीं ना कहीं, जो ऐसे कई सारे क्लिनिक दिखे, ऐसे कई सारे मामले जिनमें ये तो करते नहीं मैडम, अंडर जीए नहीं करते, ये होता तो लोकल में ही है। उसके प्रोसीड्योर है, प्रॉपर एनेस्थीसिस्ट को हायर कीजिए, थोड़ा पैसा लगता है, फीस लगेगा एनेस्थीसिया का, लेकिन उसको हायर कीजिए और प्रॉपर ढंग से प्रॉपर डोज में अगर लोकल एनेस्थीसिया वो इंजेक्ट करता है, और जो एक तरफ से उसको ट्यूमिशेंट मेथड करते हैं। ट्यूमिशेंट मेथड का मतलब है कि जो इंटरनल ब्लीडिंग्स होते हैं उसको रोकने के लिए एट्रोपिन मिक्स लिग्नोकेन डालते हैं, जाइलोकेन। तो ये जो डालते हैं तो इसका एक रेशियो होता है कि कितना डालें। कई बार डालते डालते और करने में प्रोसीड्योर डिले होने में काफी लंबा समय लग जाता है, जिससे कि उसमें अमाउंट ज्यादा चला जाता है। उसके चलते कई बार हार्ट पर उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जनरली लिग्नोकेन का इफेक्ट ही हार्ट पर होता है, जिसके चलते कि काफी टेकिकार्डिया होना, अगर सही समय पर पल्स ऑक्सीमीटर आपने नहीं लगा रखा है पेशेंट को और प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है, पेशेंट फॉल कर सकता है। और हुआ, ऐसे केसेज हुए हैं, इसको मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराइए उसी से करवाइए और उस सेंटर में कराइए जहां प्रॉपर सब चीज अवेलेबल और ऑथराइज्ड डॉक्टर, वेदर वो डिग्री होल्डर है कि नहीं है, ये मस्ट जानिए। क्योंकि आजकल हुआ क्या है कि कई ट्रेनिंग सेंटर में कई लोग टेक्नीशियन सीख गए हैं और सीख करके वो हर जगह छोटे छोटे सेंटर खोल दिए हैं कि हम भी कर रहे हैं। नतीजा उसके चलते बदनामी तो हो ही रही है और उसके चलते डेथ भी हुए हैं।
जो संभाल नहीं पाते हैं केसेज को, क्योंकि उसे डिफिकल्ट केसेज हम लोग के पास आते हैं, उसके बाद उनको संभालना भी पड़ता है, हमारी मेडिकल साइंस भी बदनाम होती है। तो इन चीजों पर सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान देना, कोई भी अगर जाता है। दूसरी एक चौथी बात और मैं आपको कहना चाहेंगे, आपकी बॉडी हेल्थी होनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट में। जैसे अलका जी ने बहुत अच्छा कहा कि इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ब्लड का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, किसी तरह की आपकी हिस्ट्री नहीं हो, एनीमिया का हिस्ट्री नहीं हो, कैंसर का हिस्ट्री नहीं हो, हार्ट डिजीज का ये नहीं हो, पहले आप उसको ट्रीट कीजिए और तब क्लिनिक में आइए हेयर ट्रांसप्लांट, यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। जी ठीक है डॉक्टर अनमोल, आपके पास आती हूँ। आप बिफोर एंड आफ्टर जो प्रिकॉशंस रखनी चाहिए एक पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले और कराने के बाद, आप जल्दी से वो बता दीजिएगा। देखिए, बिफोर तो जो आपको डॉक्टर आपके जो मेडिसिन, जो हम प्रोसीजर से पहले आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ जो भी उनके कंडीशन के हिसाब से हम जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आप वही लीजिए। जो आपको डॉक्टर कुछ चीजों का अगर परहेज करने को कहते हैं या कुछ डाइट फॉलो करने को कहते हैं, वो करिए। और उससे पहले हम कुछ अगर जब हमें ग्राफ, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स है, अगर कोई जस्ट PRP या PRF अगर हम कुछ भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसमें तो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। बट जहाँ जब एक सर्जिकल प्रोसीजर आता है तो जो भी हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन या जो भी हम चीजें करते हैं, हम बस पेशेंट से ये चाहते हैं कि आप इसमें कॉपरेट करें। और आफ्टर में भी जो मेडिसिन आपको दी जाती है, जो भी आपको डाइट या जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हेयर वॉश कर लेते हैं सेम डे, और बहुत सारी चीजें हैं, केमिकल्स यूज कर लेते हैं, सीरम, शैम्पूज, जेल्स। तो ये सारी चीजों से जो भी रिस्ट्रिक्टेड चीजें हैं, आप उन चीजों को फॉलो करिए। क्योंकि अगर आप कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं डॉक्टर के अंडर में, तो आफ्टर और बिफोर अगर आप वो चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो आप ही को दिक्कत होगी। जी, और कहीं ना कहीं वही ज़रूरत भी है कि किस तरह से एक डॉक्टर के आप पूरी तरीके से, आप डॉक्टर जो कह रहा है उसके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आपको आफ्टर और बिफोर भी, क्योंकि एक पूरी सर्जरी टेक्निक रहती है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलना चाहिए। और फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना जो आपका कीमती समय है आप डॉक्टर्स का जो रहता है वो हमें देने के लिए। तो आज बात हम हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कर रहे थे, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और कहीं ना कहीं बालों की समस्याएं जो है उनसे निदान पाने के लिए लोग आजकल इसको अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी इसके उठाने पड़ते हैं। और वही जो जानकारी हमने आज तक आप पहुंचाई है, डॉक्टर्स के द्वारा आपको बताया गया कि किस तरह से आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, मेडिकल साइंस किस तरह से सजेस्ट करता है इस पूरे प्रोसेस को कराना। और उम्मीद है कि ये जानकारी जो है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहेगा JK24/7 न्यूज़। नमस्कार।